वेलकम स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर से रीड करना शुरू करते हैं अपने बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है किसी को पाल पोस कर बड़ा करना। तो यहाँ पर यानी कि करी को पाल पोस कर बड़ा किया जाने वाला है। लेकिन अब ये करी कौन है? चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 के साथ और जानते हैं कि आखिर ये करी कौन है और किस तरीके से इसे पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत में ही मुझे दिए हुए हैं कुछ पॉइंटर्स जो कि मुझे इस पार्ट के बारे में एक ओवरऑल व्यू दे देंगे। तो चलिए इन पॉइंटर्स को रीड करते हैं और समझना शुरू करते हैं। Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। यानी कि हमें चैप्टर की शुरुआत में ये बात तो क्लियर हो गई है कि करी कौन है। करी है एक 5-month-old एलिफेंट और वो रहता है किसके साथ? अपने 9-year-old फ्रेंड और कीपर के साथ वो रहता है। यानी कि ये बात तो समझ में आ गई कि करी है एक बेबी एलिफेंट जो कि अभी सिर्फ 5 months old है। इसके बाद है करी doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day। करी जो है वो भी बेबी एलिफेंट है, ज्यादा नहीं खा था। कितना खा लेता है? 16 kilograms of delicious twigs a day। एक दिन में 16 kg twigs खा जाता है। twigs होती हैं बहुत ही सॉफ्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। जब ट्रीज की नई नई ब्रांचेस उगती है ना, उस टाइम वो काफी सॉफ्ट होती हैं, उन्हें कहा जाता है twigs। तो 16 kg twigs ये करी एक दिन में खा जाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। यानी कि जो हमारा करी है वो बहुत ज्यादा प्लेफुल है, खुश मिजाज है, सेंसिटिव है, इमोशनल है और इसी वजह से वो क्या करता है, किसी एक ड्राउनिंग बॉय को बचाता है, एक डूबता हुआ लड़के को बचा लेता है ये करी। अब ये सब कैसे होगा? चलिए इस पार्ट 1 को रीड करना शुरू करते हैं और इस बात को जानते हैं। Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of। यानी कि हमारा ये जो ऑथर है, जो नरेटर हैं, वो कह रहे हैं कि करी मुझे उस समय पर दिया गया जब वो सिर्फ 5 months old था और मुझे कहा गया कि मुझे करी की देखभाल करनी है। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on toe tip। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि मैं जब 9 साल का था तब मेरे पास ये बेबी एलिफेंट दिया गया और उस समय पर मैं करी की बैक तक पहुंच सकता था अगर मैं अपने टिप टो पर खड़ा हो जाऊं या टो टिप पर खड़ा हो जाऊं। यानी कि अगर मैं पंजों के बल पर खड़ा हो जाऊं तो मैं उसकी बैक तक पहुंच जाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years। और 2 साल तक मुझे ऐसा ही लगा कि करी की हाइट ऑलमोस्ट उतनी ही है। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। क्योंकि मैं भी बड़ा होता जा रहा था और मेरे साथ साथ करी भी बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे ये खास फर्क समझ में नहीं आया कि करी एक्चुअली कितना बड़ा होता जा रहा है। He lived in a pavilion under a thatched roof with rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा करी है वो कहाँ रहता था? He lived in a pavilion। अब पवेलियन होता है एक ओपन सी बिल्डिंग, यानी कि उसकी चारों तरफ दीवारें नहीं होती, वो सिर्फ चारों तरफ बैम्बूज की हेल्प से या फिर पिलर्स की हेल्प से उस बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। और जो उसकी रूफ थी वो कैसी थी? इट वॉज थैच्ड, यानी कि वो स्ट्रॉ से, पत्तियों से, इन सब चीजों से मिलकर उसकी रूफ बनी हुई थी और उसे बांधा गया था बहुत अच्छे तरीके से विद ट्री स्टंप्स। अब ट्री स्टंप्स होता है बेटा, जब ट्रीज को काट दिया जाता है ना, तो वहां पर जो ट्रीज का ग्राउंड से जुड़ा हुआ हिस्सा बच जाता है उसे कहा जाता है ट्री स्टंप्स। तो इन ट्री स्टंप्स के साथ उसके जो पोल्स हैं उन्हें बांध दिया गया था ताकि अगर करी कभी इधर उधर मूव करते हुए उसके पोल से टकरा जाए तो वो पवेलियन गिर ना जाए। Right students, one of the first things Curry did was to save the life of a boy। सबसे पहले शुरुआत में जो करी ने एक चीज अच्छी करी वो ये थी कि करी ने एक बॉय की जान बचाई। ये कैसे? चलिए देखते हैं। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। ज्यादा तो कुछ नहीं खाता था करी, लेकिन फिर भी nevertheless का मतलब होता है फिर भी, in spite of, उसके बावजूद भी करी को 40 pounds of twigs चाहिए होते थे एक दिन के लिए। ओहो। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। हर रोज मैं उसे नहाने के लिए रिवर पे ले जाया करता था। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। वो वहां पर जो रिवर बैंक है, जो किनारा है, वहां पर सैंड के ऊपर लेट जाता और मैं साफ सैंड उसके ऊपर रब किया करता था, जो कि बिल्कुल एक स्क्रब की तरह काम करती थी, उसको साफ करने का काम करती थी। 1 घंटे तक मैं वो रब करता था सैंड उसकी बॉडी पे। After that he would lie in the water for a long time। और वो स्टैंड रब करवाने के बाद जो करी है वो काफी देर तक पानी में पड़ा रहता था। On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal
With pleasure as I rubbed water down his back. वहां पर जब वो पानी से बाहर निकलता तो एबनी, जो कि एक टाइप की वुड होती है जो काफी शाइनी होती है, बिल्कुल उस शाइनी वुड की तरह उसकी स्किन चमक रही होती थी। और जब मैं उसके बैक के ऊपर पानी रब करता था तो वो बहुत ज्यादा खुश होता था और वो आवाज निकालता था, वो स्क्वील करता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे ऑथर नरेटर, वो उसको कान पकड़कर बाहर तक ले जाते थे जंगल की एज तक, क्योंकि एक एलिफेंट को जब भी आपको गाइड करना होता है कि यहाँ जाना है या वहां जाना है तो उसके ईयर को पकड़ के उसको वहां तक ले जाना सबसे सही रहता है। तो इसके ईयर को पकड़ के हमारे जो ऑथर हैं या नरेटर हैं वो उन्हें बाहर तक ले जाते थे, जंगल की एज तक ले जाते थे और वहीं पर छोड़कर चले जाते थे कहाँ, इनटू द जंगल टू कलेक्ट ट्विग्स, ताकि बहुत ही लशियस सी जो ट्विग्स हैं, जो बहुत ही डिलीशियस ट्विग्स हैं जिनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसी ट्विग्स इस करी के लिए इकट्ठी की जा सकें। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपको twigs हैं वो काटनी पड़ती हैं एक hatchet की हेल्प से, जो कि एक small axe होती है, राइट? axe जैसी होती है जिसकी हेल्प से आप twigs को काटते हैं, लेकिन उस axe को, उस hatchet को काफी ज्यादा शार्प होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही से उसने twig को नहीं काटा तो उस mutilated जो twig है, यानी कि जो सही से नहीं कटी हुई twig है, उसे एलिफेंट टच भी नहीं करेगा। यानी कि बहुत नखरे वाले होते हैं एलिफेंट। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. जो twigs और saplings हैं जो करी खाता है वो सब कुछ इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे हर तरीके के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं बहुत delicate और बहुत ही tender soft जो twigs हैं वो करी के लिए इकट्ठा कर सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. क्या हुआ कि मैं जो करी है उसके लिए कुछ ट्विग्स इकट्ठे करने गया था, तो मुझे पता था कि उसे बनियन ट्री पर लगने वाली जो ट्विग्स हैं जो कि एक कैथेड्रल की तरह उगती हैं, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स एक साथ उगती हैं बनियन ट्री की, उसे वो खानी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं एक दिन मार्च का समय था और ऐसा ही कुछ मैं उसके लिए इकट्ठा करने गया था, बनियन ट्री पर चढ़ा हुआ था, तभी मुझे एकदम से बहुत जोर जोर से करी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो मुझे कुछ ही दूरी से बुला रहा हो। As he was still very young, the call was more like that of a baby than of an elephant. वो काफी young elephant था, इसीलिए उसकी आवाज अभी elephant की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल एक बेबी की तरह लग रही थी। I thought somebody was hurting him, so I came down off my tree and ran fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमारे नरेटर को उसकी आवाज सुनाई दी, करी की आवाज सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, तो पेड़ से नीचे उतरे और बहुत तेजी से भागे उस तरफ जहां पर उन्होंने करी को छोड़ा था, लेकिन करी वहां पर नहीं था। I looked all over, but I could not find him. हमने मतलब जो ऑथर है उन्होंने सब जगह पर देखा, उन्हें कहीं पर करी दिखाई नहीं दिया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. मैं पानी की एज के पास गया और मैंने देखा कि कुछ काला काला सा है जो कि पानी में हिल डुल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और मैंने देखा कि एकदम से वो जो काली काली चीज है वो ऊपर उठने लगी और वो मेरी एलिफेंट की ट्रंक यानी कि सूंड थी। I thought he was drowning. मैंने सोचा कि मेरा एलिफेंट डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तो वो कहता है कि मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बस मैं ऐसे ही इतने बड़े इतने भारी हाथी को ऐसे कैसे पानी से बचाकर बाहर ले आता। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा वो हाथी जो है और ऊपर आता है और जैसे ही उसे हमारे नरेटर दिखाई दिए तो वो ट्रम्पेट करने लगा, जोर जोर से अपनी आवाजें निकालने लगा और धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए शोर तक यानी कि किनारे तक आ गया। Then, still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो क्या हुआ, जैसे ही वो हाथी बाहर आया उसने नरेटर को पानी के अंदर धक्का दे दिया और जैसे ही पानी के अंदर, स्ट्रीम के अंदर जो हमारे नरेटर हैं वो गिरे तो उनको नीचे एक बॉडी दिखाई दी, एक लड़के की बॉडी दिखाई दी जो कि रिवर के बिल्कुल बॉटम पर थी। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. बिल्कुल यहाँ पर कहा गया है कि जो बॉडी है वो बिल्कुल बॉटम को टच नहीं कर गई थी,
अभी अभी थोड़ा बहुत ऊपर थी, यानी कि थोड़ा सा अफ्लोट थी, थोड़ा सा तैर रही थी, बिल्कुल बॉटम तक नहीं गई थी. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया सांस लेने के लिए, और मैंने देखा जो करी है उसने अपने पैर अच्छे से मिट्टी में जमा लिए हैं और अपनी ट्रंक को वो आगे बिल्कुल हाथ की तरह लेकर खड़ा है कि मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें पकड़कर बाहर निकाल लूंगा. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो मैंने दोबारा से अंदर की तरफ डाइव किया, वहां पर मैंने उसकी जो बॉडी है उसे ड्राउनिंग बॉडी को ऊपर की तरफ खींचकर ऊपर तक ले तो आया, लेकिन मैं उसे किनारे तक नहीं लेकर जा पा रहा था क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, और वैसे भी जो करंट है, जो पानी का बहाव है, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था. Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कि हमारा ये जो हाथी है करी, वो ये सब कुछ देख रहा था. वैसे तो वो काफी स्लो था, काफी पॉन्डरस यानी कि काफी क्लमजी था, आराम आराम से चलता था, लेकिन ये सब देखकर वो बिल्कुल तेजी से एक हॉक की तरह डार्टेड डाउन, बहुत स्पीड से भागता हुआ आधा पानी के अंदर आ गया, और अपनी जो ट्रंक है, जो सूंड है, वो उसने आगे की तरफ बढ़ा दी ताकि हमारे जो नैरेटर हैं वो उसकी सूंड को पकड़ के बाहर आ सकें. I raised up my hand to catch it and it slipped. मैंने अपना हाथ उठाया उसकी सूंड को पकड़ने के लिए, लेकिन एकदम से वो मेरे हाथ से फिसल गई. I found myself going under the water again. But this time I found that the water was not very deep. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं उसकी सूंड को पकड़ने लगा, मेरा हाथ फिसल गया और मैं फिर से पानी के अंदर डूबने लगा. लेकिन अब मुझे समझ में आया कि पानी उतना भी गहरा नहीं था. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे जब पता लगा कि पानी उतना गहरा नहीं है, तो मैं नीचे तक गया, अपनी टांगों को फोल्ड करके नीचे बैठा और एकदम से जोर से मैंने रिवर बेड पे छलांग सी लगाई ताकि मैं बिल्कुल एकदम से ऊपर की तरफ जाऊं. भले ही जो ड्राउनिंग बॉडी है, जो ड्राउनिंग बॉय है, वो भी मेरे साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल एक एरो की तरह, एक तीर की तरह ऊपर की तरफ जाने लगा. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. जैसे ही मैं ऊपर की तरफ गया तो मुझे अपने नेक के चारों तरफ एक लैसो जैसा कुछ फील हुआ. देखिए स्टूडेंट्स, लैसो होती है एक ऐसी रस्सी जिसके आगे एक लूप बनाया गया होता है, राइट, जिसे हम ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं ना किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, उसे ही लैसो कहा जाता है. तो वो कहते हैं हमारे नैरेटर कि मुझे अपनी गर्दन के पास एक लैसो जैसा, एक रस्सी जैसा फील हुआ. This frightened me. मैं इससे काफी डर गया. I thought some water animal was going to swallow me. मुझे लगा कि कोई वाटर का एनिमल है जो मुझे खाना चाहता है. I heard Curry squealing. लेकिन तभी मुझे करी की आवाज सुनाई दी. करी स्क्वील कर रहा था. And I knew it was his trunk about my neck. और मुझे समझ में आ गया कि वो जो मेरे गर्दन के चारों तरफ एक रस्सी सी है, वो और कुछ नहीं बल्कि करी की ट्रंक है. He pulled us both ashore. और जो करी है उसने दोनों ही लोगों को किनारे तक खींचकर बचा लिया. राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर करी कितना यंग है, कितना छोटा सा है, लेकिन इसके बाद भी उसने कैसे बहादुरी से एक छोटी सी जान को बचाया और अपने नरेटर जो हमारे इस चैप्टर के हैं उसकी जान भी इसने बचाई. राइट स्टूडेंट्स, तो करी तो बहुत ही एक अच्छा एलिफेंट है, हमें इतने अच्छा समझ में आ रहा है. तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इन द नेक्स्ट लेक्चर और देखते हैं करी बड़े होते होते और क्या कुछ करामाते कर कर दिखाता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.